दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। रोटेशन चैप्टर का आज हमारा सेकंड एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम रिजिड बॉडी के रोटेशनल मोशन की बेसिक टर्म्स को समझ रहे थे। हमने देखा कि जब भी कोई रिजिड बॉडी को हम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो उस रिजिड बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, वो पॉइंट उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन के अंडर आ जाएगा और उस पॉइंट के पास अपनी एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी और वो एंगुलर डिस्प्लेस होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आएगी टाइम के साथ, वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा। ठीक है, उन सब की जो रिलेशन थी वो हमने देखी। हमने फिर एक स्पेशल केस पढ़ा जिसमें हम कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन लेके चल रहे थे, उसको भी हमने देखा। और उसके बाद हमने लीनियर वेलोसिटी एंड लीनियर एक्सेलरेशन की बात की कि जब भी कोई पॉइंट जो है वो ऐसे सर्कल में मूव करता है तो उस पॉइंट के पास किसी भी इंस्टेंट पे एक लीनियर वेलोसिटी भी आएगी और एक लीनियर एक्सेलरेशन भी आएगी। तो लीनियर वेलोसिटी को हमने कुछ इस तरह से लिखा था। इन जनरल हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। आरपी और आर डिफरेंट है भाई। आर क्या है? आर जो है इस एक्सिस से इस पी पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, या कह सकते हो कि जिस सर्कल में वो मूव करेगा उस सर्कल की रेडियस जो है वो आर है। ठीक है, अच्छा आरपी क्या है? आरपी है इस एक्सिस पे कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो और उस पॉइंट से उस पी की जो लोकेशन है वहां तक जो वेक्टर बनेगा उसको हम आरपी बोलेंगे। तो आप ओमेगा क्रॉस आरपी भी लिख सकते हो अगर आपको लीनियर वेलोसिटी निकालनी है तो। फिर हमने लीनियर एक्सेलरेशन भी निकाली। उस पॉइंट पी की जो एक्सेलरेशन होगी उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक आपका नॉर्मल कंपोनेंट होगा। नॉर्मल मतलब जो उसका पाथ है उसके नॉर्मल, और ये अंदर की तरफ होगा, इसलिए इसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दे दिया। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है भाई और ये हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहां पे हम आर को लेके आगे बढ़े थे। यहां पे हम आर को लेके आगे बढ़े थे। आर क्या थी बताओ जरा? आर जो है इसके सेंटर से पॉइंट पी का जो वेक्टर था वो था आर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड थी। अगर मुझे जनरल केस बनाना हो तो उसमें इस आर की जगह पे मुझे क्या लिखना होगा? आरपी। ठीक है, तो अगर इन जनरल मुझे लिखना हो, भाई जरूरी तो नहीं है सेंटर से ही दिया जाए आपको। ठीक है, तो अगर आप इन जनरल इस रिलेशन को लिखना चाहते हो तो पॉइंट पी की जो एक्सेलरेशन आएगी, लीनियर एक्सेलरेशन, इट कम्स आउट टू बी अल्फा क्रॉस आरपी, अल्फा क्रॉस आरपी माइनस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा क्रॉस कर दो आप, ओमेगा प्लस कर लो यहां पे, ओमेगा क्रॉस आरपी। इस तरह से लिख सकते हो। ये जब इसको सोल्व करोगे तो अल्टीमेटली यही आएगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे नहीं लिख सकते ओमेगा स्क्वायर आरपी, ऐसे मत लिखिए। ओमेगा स्क्वायर आरपी नहीं लिखना है। अगर आप ओमेगा स्क्वायर आर लिख रहे हो ना तो ठीक है भाई। कुछ लोग सोचते हैं सर यहीं पे आरपी कर देते हैं, वो गलत हो जाता है भाई। अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में लिख रहे हो ना तो चाहे आप आर की टर्म्स में लिखो चाहे आप आरपी की टर्म्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करके रिजल्ट को लिख रहे हो तो फिर यहां पे आर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट भी जो निकल के आएगा वो आर ही निकल के आएगा। इसलिए ये चीज ध्यान देना। ठीक है ना, तो इस तरह से आप जो है आप आरपी की टर्म्स में भी इसको लिख सकते हो। आरपी जो है वो यहां से यहां तक की लोकेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये पता नहीं होता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन में इस तरह से भी आपको फंसा सकता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसको भी जरा देख लेते हैं। तो अभी तक हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लिया है, अब जरा समझते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैं यहां पे जो रिजल्ट्स आए हैं उनको एक बार लिख देता हूं एक जगह पे। जो रिजल्ट्स हमें मिले हैं उनको एक बार लिख देते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी में कोई पॉइंट है पी जो अंडर सर्कुलर मोशन है। ठीक है, अब अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं वीपी की, तो वो क्या आएगी बताओ जरा? वो आएगी ओमेगा क्रॉस आरपी कर दो, या फिर आप लिख सकते हो ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, ऐसे ही इस पी पॉइंट की जो एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी अल्फा क्रॉस आर, आरपी कर दीजिए, प्लस ओमेगा क्रॉस आरपी। ठीक है, ये बन जाएगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो अल्फा क्रॉस आर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिराइव किया है। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अब ये क्या होता है भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? इसमें क्या होता है, इसमें
हमारी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। एंगुलर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट होती है, तो आप इसको कह सकते हो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्फा की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अब ओमेगा तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो उसका जो डेरिवेटिव जो आएगा वो जीरो आएगा, अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और अगर अल्फा की वैल्यू जीरो हो गई तो उस केस में जो एक्सेलेरेशन आएगी पी पॉइंट की, जो लीनियर एक्सेलेरेशन आएगी वो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब अगर ये जो रिजिड बॉडी है ये अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के पास एक अंदर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि हर पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा होगा ना, तो उसके पास एक एक्सेलेरेशन आएगी और वो एक्सेलेरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल आएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। और इसको हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जरा देखिए, मैं अगर एक और एग्जांपल दूं, मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, उसको हमने एक स्ट्रिंग के साथ बांध रखा है। यहां पे कोई पार्टिकल मान लो जिसका मास है m, ठीक है, और ये कोई हमने स्ट्रिंग लगा रखी है, स्ट्रिंग के साथ हमने इसको बांध रखा है। और मान लीजिए कि ये हम इस पार्टिकल को ऐसे रोटेट कर रहे हैं इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है। तो अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल को देखूं तो इस पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगी इस तरफ। किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे तो ये इसकी टेंजेंशियल, माफ कीजिएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, और एक एक्सेलेरेशन आएगी। एक्सेलेरेशन इसकी जो आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, जो पार्टिकल की एक्सेलेरेशन आएगी वो अंदर की तरफ आएगी अगर ओमेगा कांस्टेंट है। तो इस एक्सेलेरेशन को हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि ये टुवर्ड्स द सेंटर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, जो v की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी ओमेगा क्रॉस आर, क्योंकि ओमेगा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो आप v का जो मैग्नीट्यूड है उसको आप लिख सकते हो आर ओमेगा। ये जो v का मैग्नीट्यूड आएगा ये आर ओमेगा आएगा। तो यहां से आप ओमेगा की वैल्यू अगर आप निकालना चाहो तो v की टर्म्स में लिख सकते हो v बाई आर, वेयर v इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मैं एक्सेलेरेशन की वैल्यू सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया अंदर है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ओमेगा स्क्वायर आर बनेगा मैग्नीट्यूड, और ओमेगा की वैल्यू ये पुट कर दो तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर कर दीजिए, तो इसका मतलब जो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा वी स्क्वायर बाई आर। ये मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होगी, माइनस आर कैप की तरफ होगी। सही है, तो अगर मुझे डायरेक्शन भी दिखानी हो, ए डायरेक्शन भी अगर लिखना हो, तो ये बनेगी वी स्क्वायर बाई आर माइनस आर कैप। ये हमारी बनेगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर हमारे पास जो मोशन है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो अगर एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसकी एक्सेलरेशन हमें पता चल गई है। सवाल यहां पे ये उठता है कि सर ये एक्सेलरेशन है क्यों इसके पास, और ये एक्सेलरेशन है तो फोर्स भी आना चाहिए। ठीक है, बात तो सही है भाई। तो जरा देखिए, इसके ऊपर जो फोर्स है ना वो अंदर की तरफ लग रहा है, ये स्ट्रिंग की टेंशन आ रखी है ना स्ट्रिंग में, तो इसका मतलब जो स्ट्रिंग है वो इस ऑब्जेक्ट को अंदर की तरफ खींच रही है, तो अंदर की तरफ फोर्स जो है वो इसके बराबर है, ma के बराबर। तो इसका मतलब यहां पे लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल है। ठीक है, तो F जो होगा या टेंशन जो होगी उसकी वैल्यू होगी ma। ठीक है, मास इसका दे रखा है, a की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, तो इस तरह से आप फोर्स या टेंशन की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो। और ये जो फोर्स होगा ये इसके मोशन के परपेंडिकुलर होगा, इसी की वजह से इसकी डायरेक्शन एक तरह से आप कह सकते हो कि सर्कल में है। ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलर मोशन में, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको ये रिवाइज करा दिया है। मुझे उम्मीद है आपकी एक बेसिक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी और ये आपको याद भी आ गया होगा। अब चलिए एक दो स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मुझे एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन बदलनी हो तो कैसे बदले, चेंज करनी हो, तो उसके मल्टीपल मैकेनिज्म हैं। ठीक है, सोचिए मेरे पास कोई मोटर है, जरा देखिए मेरे पास कोई मोटर है, ये कोई मोटर है और ये उसकी शाफ्ट है, मोटर की शाफ्ट है। अब मोटर की शाफ्ट के ऊपर एक पुली हमने लगा रखी है, यहां पे एक पुली लगी हुई है। ठीक है,
अब हमने क्या किया, हमने इस पुली पे कोई बेल्ट चढ़ा दिया, पुली पे एक बेल्ट चढ़ा दिया, और वो जो बेल्ट है वो एक बड़ी पुली के साथ अटैच्ड है। यहां पे एक बड़ी पुली है, ये पुली की शाफ्ट है नीचे, और इस पुली की शाफ्ट को हमने फिक्स कर रखा है यहां पे, ठीक है भाई। और ये एक बड़ी पुली के ऊपर हमने बेल्ट चढ़ा रखा है। अगर आप इसको टॉप व्यू से देखोगे तो मैं टॉप व्यू आपको दिखाता हूं, कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो टॉप व्यू से एक छोटी पुली है ये वाली, और इसके साथ हमारे पास एक बड़ी पुली कनेक्टेड है, और वो इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर चढ़ा रखा है, ठीक है, ऐसे चढ़ा रखा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके नीचे हमारी मोटर है, ठीक है। तो टॉप व्यू अगर आप देखोगे तो इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए ये जो मोटर है ये रोटेट कर रही है, कुछ ओमेगा रेडियन पर सेकंड से रोटेट कर रही है, और कांस्टेंट है ये, ठीक है, ये कांस्टेंट है। इसकी जो रेडियस है वो आपको दे रखी है, ये जो R1 है ना पुली की, ये R1 है मान लीजिए, और ये R2 है। तो R1 की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और R2 की वैल्यू आपको दे रखी है मान लीजिए 15 सेंटीमीटर। ये ऐसे दे रखा है, रेडियस दे रखी है R1 और R2 की। अब इसको, ये जो पुली है रोटेट कर रही है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, और ओमेगा की वैल्यू भी आपको दे दी है, मान लीजिए वो दे दी है 5 रेडियन पर सेकंड। एक सेकंड में 5 रेडियन घूम जाता है, ठीक है, रोटेट हो जाती है एक सेकंड में 5 रेडियन। आपको बताना है ये जो पुली होगी इसकी क्या एंगुलर वेलोसिटी आएगी। ऑब्वियसली एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, हम क्योंकि कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन तो हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी ये हम देख सकते हैं। अब ये कैसे देखेंगे जरा देखिए, यहां पे अगर मैं इस बेल्ट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, P पॉइंट, ठीक है, चाहे आप यहां पे ले लो, चाहे आप यहां पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, चाहे आप इस बेल्ट के ऊपर ये पॉइंट ले लो, या यहां पे ले लो, या यहां पे ले लो, कहीं पे भी ले लो। ये सोचिए P1 पॉइंट है, ये मेरा P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है, ये आपका P4 पॉइंट है, और ये P5 पॉइंट है। ऐसे हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ले लिए बेल्ट पे। अब बेल्ट की लेंथ तो फिक्स है भाई, सही बात है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस वेलोसिटी से ये पॉइंट इधर जाएगा लीनियर वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से ये इधर जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बात करूं, जिस स्पीड से ये इधर जाएगा उसी स्पीड से ये इधर जाएगा, क्योंकि बेल्ट की लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो जितना ये इधर से इधर होगा उतना ही तो आगे जाएगा ना। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है ये आगे सरके ना और ये इधर से इधर आ जाए, ऐसा तो फिर बेल्ट जो है वो इधर से आती रहेगी, इधर से जा ही नहीं रही, सरक ही नहीं रही, ठीक है। पॉइंट समझिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बेल्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि बेल्ट इनके साथ चिपका हुआ है, मतलब चिपक के चलता है। आप ये समझिए, यहां पे कोई वो नहीं है, मतलब एक तरह से स्लिपिंग नहीं है, ठीक है। ये एक तरह से एक साथ चलते हैं, जैसे जितना ये रोटेट करेगी उतना ही बेल्ट भी साथ साथ घूमता है। तो आप ये कह सकते हैं इस बेल्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सबकी जो वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। तो अब सोचिए यहां पे है P5 पॉइंट, तो P5 पॉइंट की वेलोसिटी इधर आ गई टेंजेंशियल, क्योंकि ऐसे रोटेट हो रहा है ना भाई, ठीक है। अच्छा, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो यहां पे P5 की जो वेलोसिटी होगी वो इसके टेंजेंशियल इस तरफ होगी, और यहां पे जो P3 है उसकी वेलोसिटी इधर होगी, और P3 और P5 की जो वेलोसिटी होगी वो सब बराबर होगी। सही बात है, यहां पे ये कह सकते हो भैया। अब बताओ यहां पे P5 की क्या टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी, वो आएगी R1 इंटू ओमेगा। तो R1 इंटू ओमेगा, ओमेगा 1 बोल दो इसको ना, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा 1 बोल देता हूं। तो R1 इंटू ओमेगा 1 जो होगा वो यहां पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, डायरेक्शन इसकी इधर होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा है ना, ये तो सिर्फ स्पीड लिखा है क्योंकि इसमें डायरेक्शन हमने नहीं लिखी, बट हमें पता है कि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। तो ये इसकी स्पीड होगी भाई, टेंजेंशियल स्पीड बोल दो इसको। और यहां पे जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी बताओ जरा, इसको आप R2 बोलो भाई, ठीक है। हाँ जी, ये हो जाएगा R2 इंटू ओमेगा 2, सही है। यहां पे जो स्पीड आएगी इसकी वो R2 इंटू ओमेगा 2 आएगी, ठीक है। और दोनों क्या होंगे बताओ जरा, दोनों बराबर होंगे। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, बट अब सोचिए R जो वेक्टर होगा और ओमेगा जो वेक्टर होगा वो ऑलवेज एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओमेगा बाहर की तरफ आएगा ना यार, ठीक है। या यहां पे अगर आप ओमेगा देखोगे ये तो अंदर हो गया, ठीक है। तो ओमेगा यहां पे किधर है, अंदर की तरफ है, और R इधर है, प्लेन में है, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो sin 90 को तो खत्म ही कर दो ना, फिर सीधा सीधा मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है।
तो ये इसकी स्पीड होगी P3 पॉइंट की, और ये P5 पॉइंट की स्पीड होगी, और हर पॉइंट की स्पीड क्या होनी चाहिए बेल्ट पे, बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर होंगे भाई। तो जब भी कोई इस तरह से कनेक्टेड हो, बेल्ट के थ्रू अगर कनेक्टेड है कोई भी ऐसे दो पुलिस, ठीक है, तो आप समझ लो कि उनकी जो पॉइंट्स की जो वेलोसिटी आएंगी वो बराबर आएंगी, ठीक है। तो इनको हमें बराबर करना होगा। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं ओमेगा 2 निकाल सकता हूं। तो जरा देखो ओमेगा 2 क्या आएगा। ओमेगा 2 की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी R1/R2 इंटू ओमेगा 1। R1/R2 करके देखो 1/3 इंटू ओमेगा 1 कर दो, तो इसका मतलब 5/3 रेडियन पर सेकेंड बनेगा। 5/3 रेडियन पर सेकेंड जो है वो अपने को इसकी स्पीड देखने को मिलेगी, एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाया दिस पुली एंड बेल्ट हम स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, एंगुलर स्पीड को चेंज कर सकते हैं। आप बोलोगे क्या सर हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकते हैं क्या? क्या हम एंगुलर एक्सेलरेशन को भी चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। फिलहाल तो खैर एंगुलर एक्सेलरेशन यहां पे है नहीं, ठीक है, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन तो है नहीं भाई, अल्फा तो है नहीं यहां पे, तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को कैसे चेंज करेंगे भाई, ठीक है। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा होगा तो ये भी एक्सेलरेट हो रहा होगा। मतलब अगर ये पुली एक्सेलरेट हो रही होगी तो ये भी एक्सेलरेट हो रही होगी। फिर सवाल ये उठता है कि फिर एंगुलर एक्सेलरेशन में कैसे रिलेशन निकालें। अगर सोचिए ये कांस्टेंट ना होता, ये एक्सेलरेट कर रहा होता, तो फिर ये भी एक्सेलरेट कर रहा होता भाई, ठीक है। वो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको भी देखेंगे, बट वो उनमें भी एक रिलेशन बनेगी, वो भी हम देखेंगे। बट पहले आप इस चीज को समझिए कि अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकालनी है तो कैसे निकालोगे। तो जब भी आप छोटी पुली से बड़ी पुली को कनेक्ट करते हो तो स्पीड आपकी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप उल्टा करते, सोचिए, इस पुली को पे मोटर लगाते और इसको रोटेट करते तो क्या होता। तो इन दैट केस इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती, 3 गुना हो जाती। जैसे इधर से इधर आ रहे हो 3 गुना कम हो रही है ना, तो इधर से इधर जाओगे तो 3 गुना ज्यादा हो जाएगी। रिलेशन यही रहेगी भाई। तो आप ये कह सकते हो जब भी दो पुली ऐसे कनेक्टेड हो और मैं मान के चलूं कि पुली के ऊपर जो बेल्ट है वो स्लिप नहीं हो रहा आपस में, तो इन दैट केस जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, ठीक है, वो बराबर होंगी, ठीक है। और वहां से आप ओमेगा की रिलेशन निकाल सकते हो एक दूसरे में, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, गियर लगे होते हैं, तो गियर में भी यही रिलेशन बनेगी, क्योंकि गियर में तो बहुत अच्छी बात है भाई, गियर में तो एक दूसरे में फंस जाते हैं वो, और फंसने की वजह से क्या होता है, स्लिपिंग खत्म ही हो जाती है, उनमें कोई आपस में वो तो नहीं होगा, एक के साथ दूसरी मूव करती है। तो उस केस में भी आपकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो बराबर होगी। जैसे कि जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास यहां पे एक गियर है, ठीक है, ऐसे ये गियर बना हुआ है, हमने इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए हुए हैं अगर आपको याद हो, ठीक है। ये कोई गियर बने हुए हैं, टीथ हैं गियर के, ठीक है, और इस तरफ एक दूसरा गियर बना हुआ है, ठीक है, उसके गियर थोड़े ऐसे हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी गियर ऐसे बने हुए हैं, ठीक है भाई, ऐसे ऐसे गियर बने हुए हैं। तो हो ये रहा है कि हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी आपका रोटेट करेगा। ये जो वेलोसिटी, ये जो रेडियस है वो R1 है मान लीजिए, तो इसकी रेडियस मैं मान लेता हूं R2 है। तो सोचिए इसको अगर मैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करूंगा, तो यहां पे देखो, यहां पे ये जो टिथ होगा इसके पास एक इधर वेलोसिटी आएगी v1, ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, और क्योंकि इसके साथ ये टिथ भी फंसा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इसकी जो स्पीड है और इसकी जो स्पीड है वो डिफरेंट हो। डिफरेंट होगा तो एक दूसरे को घर्षण मारेंगे, ये एक दूसरे में फंस ही नहीं सकते फिर तो इसका मतलब है गियर सिस्टम में अगर इधर की जो वेलोसिटी होगी वही दूसरे वाले की भी वेलोसिटी आएगी भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी उसकी भी वही होगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी इसकी क्या बनेगी बताओ, R1 इंटू ओमेगा 1, वही इसका R2 इंटू ओमेगा 2 होगा, सही है। तो यहां से आप एंगुलर वेलोसिटी के बीच की रिलेशन को निकाल सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है, अगर ये टाइम के साथ बढ़ रही होगी तो ये भी टाइम के साथ फिर बढ़ रही होगी, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा होगा तो ये भी एक्सेलरेट हो रहा होगा फिर। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई कांस्टेंट ही लेके चलना है, वेरिएबल ले सकते हो, अगर ये वेरी कर रही है तो ये भी वेरी करेगा, रेशियो आपको पता चलेगा, हर इंस्टेंट पे ये और ये बराबर होंगे, ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप देखोगे ये और ये वैल्यू बराबर होगी। जैसे सोचिए टाइम के साथ बढ़ रही है तो किसी इंस्टेंट पे कुछ बढ़ चुकी होगी, तो उसी इंस्टेंट पे फिर ये भी तो बढ़ चुकी होगी, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप इस रिलेशन से, उसी इंस्टेंट पे ये रिलेशन आपकी होल्ड करेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, अब बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की, उसको भी जरा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, एंगुलर एक्सेलरेशन को भी एक बार जरा देख लेते हैं। अब वापस इसी केस में आते हैं। सोचिए
इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यहां पे जिस पे मोटर कनेक्ट है, सोचिए इस पे मोटर कनेक्ट है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, वो टाइम का फंक्शन है। और इसके पास एक एक्सेलरेशन है α1। ठीक है, इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है α1। हमें बताना है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, इस पुली की एक्सेलरेशन क्या आएगी, तो वो कैसे हम निकालेंगे, दूसरी पुली की एक्सेलरेशन क्या आएगी या एंगुलर वेलोसिटी क्या आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी तो यहां से ये आ जाएगी ना, एंगुलर वेलोसिटी तो चाहे एक्सेलरेट हो रहा हो चाहे कांस्टेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम जानते हैं कि जो इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी वही इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी, सिंपल। ठीक है, तो उससे आप ये कह सकते हो कि भाई ω2 तो सीधा सीधा ऐसे आ जाएगा, और मान के चले कि स्लिपिंग नहीं हो रही है। ठीक है, ध्यान रखना। अब एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें, उसको हम कैसे देखें, तो जरा देखिए, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लूं, इस पॉइंट P के पास अपनी एक एक्सेलरेशन होगी, क्या एक्सेलरेशन होगी, इस P5 के पास, तो एक्सेलरेशन ऑफ P5 निकालते हैं। एक इसके पास होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जरा बताओ क्या होगी, वो होगी, एक होगी α1 क्रॉस r1, एक तो ये होगी, और एक होगी माइनस ω2 r1। बोलिए भाई सही लिखा है क्या, ये एक्सेलरेशन होगी भाई इसके पास P5 के पास। अब सुनो, ये जो एक्सेलरेशन है ये तो सेंट्रीपिटल है ना यार, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये तो टुवर्ड सेंटर है ना, ये इस बेल्ट को इधर थोड़ी ना मूव कर रही है, आप समझ रहे हो, ये तो फोर्स कर रही है इस बेल्ट को रोटेट होने के लिए, आप कह सकते हो इस पॉइंट को इधर मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसको देखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ इसको देखेंगे। इस पॉइंट P की इस तरफ जो एक्सेलरेशन होगी वो ये वाली होगी, और इस पॉइंट की जो इस तरफ एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, वो होगी α2 क्रॉस r2। और क्योंकि अल्फा और r एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी और इसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगी वो बराबर होगी। इसका मतलब आप ये कह सकते हो α1 r1 हैज टू बी इक्वल टू α2 r2। उसमें केवल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देखनी है आपको, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं देखनी है। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो इसकी अंदर की तरफ आएगी उसका नॉर्मल फोर्स उसको बैलेंस कर देगा, उसको छोड़ दीजिए, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा फोर्स। आप समझिए कि ये जो एक्सेलरेशन है इस तरफ, जितना ये बेल्ट को इधर की तरफ तेजी से भगा रहा है उतनी तेजी से ये उधर भगाएगा भाई, तभी तो बेल्ट में इकट्ठा नहीं, अदरवाइज क्या होगा, सुनो, इधर से कम एक्सेलरेट हो रहा है इधर, और इधर से ज्यादा एक्सेलरेट हो रहा है, तो होगा ये कि इधर तो जल्दी जल्दी इधर आना शुरू हो जाएगा बेल्ट, और इधर से स्लो स्लो आगे निकल रहा होगा, तो ऐसे तो बेल्ट यहां पे इकट्ठा हो जाएगा एक तरफ, समझ रहे हो। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है ना बेल्ट के अंदर, हम मान के चलेंगे बेल्ट जो है ना पूरा टाइट है, कोई स्लिपिंग नहीं है, कहीं पे कोई बेल्ट का एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा। तो इन दैट केस आप बोलोगे कि यहां की जो एक्सेलरेशन है और यहां की जो एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सिर्फ सेंट्रीपिटल की बात नहीं हो रही। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डायरेक्शन को तो लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे। ठीक है, मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देते हैं फिर। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो यहां से आप α1 एंड α2 के बीच भी रिलेशनशिप को कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। आप बोलोगे कि सर हम तो इस तरह से तो स्पीड बहुत फास्ट ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हो स्पीड फास्ट। ठीक है, ऐसे आप सोचिए कि एक मेरे पास मोटर है और मोटर के ऊपर मैंने बड़ी पुली लगा दी है। ठीक है, एक मेरे पास मोटर है, मोटर के ऊपर बड़ी पुली लगा दी है, और इस मोटर की जो रेडियस है वो है मान लीजिए 2 मीटर, काफी बड़ी ले लेता हूं। ठीक है, 2 मीटर रेडियस है, तो आप सोचिए डाया जो है वो 4 मीटर का है, बहुत बड़ी पुली है। ठीक है, उसके साथ मैं एक छोटी सी पुली कनेक्ट कर रहा हूं और वो है 0.5 मीटर की, बल्कि 0.1 मीटर ले लेता हूं। रेडियस जो है इसकी 0.1 मीटर, बहुत छोटी पुली है ये। ठीक है, और यहां पे मैंने बेल्ट चढ़ा दिया है, ऐसे बेल्ट चढ़ा दिया है। ठीक है भाई, तो बेल्ट जो है वो ऐसे जाके ऐसे घूम रहा है और ऐसे चक्कर लगा रहा है। ठीक है भाई, अब सवाल क्या है सुनिए, अगर सोचिए हमने इसको दे दिया 100 आरपीएम, 100 आरपीएम से अगर ये रोटेट कर रही है, तो हमें बताना है कि ये जो पुली होगी ये कितने आरपीएम से रोटेट कर रही होगी। अगर मैं यहां पे इस पुली के साथ एक शाफ्ट कनेक्ट कर दूं या कोई फैन कनेक्ट कर दूं, विंग्स कनेक्ट कर दूं, तो विंग्स तेजी से घूमेंगी, फिर वो उनकी कितने आरपीएम होगी। अगर ये मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। पहले बात तो आरपीएम को समझिए, आरपीएम का अंतर होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, इससे आप रेडियन पर सेकंड भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, 100 आरपीएम 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट,
तो रिवॉल्यूशन को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दो। एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई लिख लो यहां पे। तो इसका मतलब ये हो गया 200 पाई रेडियन पर मिनट। रिवॉल्यूशन पर मिनट की जगह पे क्या आ गया, रेडियन पर मिनट आ गया, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई रेडियन होता है। तो अब ये रेडियन पर मिनट हो गया। अब मुझे रेडियन पर सेकंड चाहिए, तो इसका मतलब इसको 60 से डिवाइड कर दो। तो जब भी आपको आरपीएम दिखे उसको 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा 1। ठीक है, इसका ओमेगा पता चल गया हमें, एंगुलर स्पीड पता चल गई, डायरेक्शन छोड़ो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0 से 0 कट गया और ये 3, तो कितना बन गया बताओ जरा, 10 पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। इतना रेडियन पर सेकेंड है ये, और इसकी रेडियस कितनी है, 2 मीटर। तो मैं ओमेगा इंटू इसकी टेंजेंशियल स्पीड निकाल लेता हूं यहां पे, और वही स्पीड यहां पे भी टेंजेंशियल होगी। तो एक काम करता हूं, यहां पे क्या करूंगा बताओ जरा, ओमेगा इंटू R1, R1 कितना है 2, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा 2 इंटू R2, R2 है 0.1, तो 0.1 को इधर ले आता हूं तो 100 पाई इंटू 2/3 हो जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा ओमेगा 2। और हमें क्या करना है बताओ, हमें तो आरपीएम में आंसर देना है, तो इसको 60/2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो वापिस से। तो 100 इंटू 2 पाई बाई 3 ये था, इंटू 60/2 पाई कर दो भाई, ये इतना आरपीएम हो जाएगा। तो आप जरा देखो कितना बन गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहां से ये 20 आ गया, तो कितना हो गया, 2000 आरपीएम, 2000 आरपीएम हो गया। इसका मतलब 100 आरपीएम से आप सोचिए 2000 आरपीएम हो गया। आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। आप ये देखो कि रेडियस जो है वो कितना छोटा हुआ है, कितने टाइम छोटा हुआ है। रेडियस जो है वो 20 गुना छोटा हो गया, 20 नहीं बल्कि 200 गुना। ठीक है, 200 गुना हुआ है कि 20 गुना हुआ, 20 गुना हुआ है ना भाई। ठीक है, 20 टाइम छोटा हो गया। ठीक है ना, 20 टाइम्स सही है ना, 2 है ना भाई यहाँ पे। तो 20 टाइम्स आपका रेडियस छोटा हो गया, तो इतना, इसका मतलब इतने ही टाइम्स आपकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो 100 थी यहाँ पे, 20 करोगे तो 2000 आरपीएम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़े मजे आ गए, तो स्पीड तो हम बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हो, लेकिन नेचर बड़ी पावरफुल है भाई। नेचर कहती है कि ठीक है तुमने एक एडवांटेज तो ले लिया, बट कुछ डिसएडवांटेज भी है इस चीज का। कोई चीज बढ़ी है तो कोई चीज घटेगी जरूर। अब क्या चीज बढ़ी है तो क्या चीज घटेगी, आप ये समझिए कि क्या चीज कांस्टेंट है, पहले ये समझते हैं। कांस्टेंट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है पावर। मोटर ने जो पावर इस पुली को दी है, अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि ये फ्रिक्शन में कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई यहां पे हीट पैदा नहीं हो रही घर्षण की वजह से, जो बेल्ट चढ़ा हुआ ना पुली के साथ, तो जो पावर इस पुली को मिली है, मैं ये मान के चला हूं कि वही पावर आगे शिफ्ट ट्रांसफर हो रही है इसके साथ वाया दिस बेल्ट। ठीक है, तो इसका मतलब जो पावर इसको मिलेगी वही पावर यहां पे भी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो पावर की वैल्यू को आप यहां पे कांस्टेंट करो, जरा देखते हैं कि क्या हमें डिसएडवांटेज होता है। पावर यहां पे कांस्टेंट रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो इस पुली पे जो पावर निकालोगे, यहां पे जो पावर की वैल्यू निकल के आएगी वो बराबर निकल के आएगी। और पावर कैसे निकालते हैं, पावर होता है, अगर कोई लीनियर मोशन है तो फोर्स F.V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो पावर को अगर मैं बताऊं तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, पावर होता है F.V। ठीक है, पावर इसी तरह से कैलकुलेट करते हो ना भाई, F.V। तो सोचिए यहां पे अगर मैं सोचूं तो इसको या मैं भी दूसरे तरीके से सोचते हैं। जरा देखिए, मेरे पास एक पुली है और उसके ऊपर मैंने कोई धागा चढ़ा रखा है, सोचिए। ठीक है, इस पुली के ऊपर कोई धागा चढ़ा रखा है और मैं यहां से इसको फोर्स लगा रहा हूं, उस धागे को खींच रहा हूं इधर से। तो खींचूंगा तो ऑब्वियसली ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा भाई। ठीक है, तो अगर मुझे देखना हो कि कितनी पावर इस पुली को ट्रांसफर की है मैंने इस फोर्स लगाने से, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे F.V कर लो जी। यहां पे क्या वेलोसिटी है ये देख लो ना, इसकी किस वेलोसिटी से हम इसको इधर, ये धागा किस वेलोसिटी से आ रहा है इधर, टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी ना हमारे पास। जो भी धागा है उसको हम पकड़ के ऐसे खींच रहे हैं ना, तो ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट इस पुली को कुछ पावर ट्रांसफर हुई है। कितनी पावर ट्रांसफर हुई है, F.V। अच्छा, V को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये R है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, सोचिए, तो मैं लिख सकता हूं F.ओमेगा क्रॉस R, ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर P। सही है।
अब ये बन गया a डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूं, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं r डॉट या ओमेगा डॉट मैथ में सीखा होगा आपने r क्रॉस f, ठीक है। असल में ऐसा होता है ना, a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू b डॉट, सीक्वेंस को मेंटेन रखो ना भाई, ये जो सीक्वेंस है ना, a के बाद b है, b के बाद c है, तो यहां पे अगर b पहले लिख दिया तो उसके बाद c आएगा, b डॉट c क्रॉस a, bca, ठीक है। तो सीक्वेंस वही है, b के बाद c के बाद a के बाद वापस b। तो इस तरह से आप लिख सकते हो, मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने वेक्टर, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं इसको लिख सकता हूं ओमेगा डॉट r क्रॉस f इज इक्वल टू p, ठीक है। अब बताओ ये r क्रॉस f क्या होता है, ये होता है टॉर्क, तो ओमेगा डॉट टाउ इज इक्वल टू p, ठीक है। ओमेगा डॉट टाउ जो होगा, टॉर्क जो होगा वो पावर को निकलेगा। तो इसका मतलब पावर को अगर निकालना है तो इस तरह से आप लिख सकते हो, टॉर्क इंटू ओमेगा या ओमेगा डॉट टाउ, ठीक है। टाउ डॉट ओमेगा लिख दो, चाहे डॉट प्रोडक्ट है इसमें तो आगे पीछे भी कर सकते हो, टाउ डॉट ओमेगा या ओमेगा डॉट टाउ, ठीक है। इस तरह से आप पावर को लिख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखिए, तो जो पावर यहां पे इसको मिल रही है, इस पुली को, वही पावर यहां पे भी आएगी, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर मैं पावर को यहां पे, जो इस मोटर ने इस पुली को ट्रांसफर की है पावर, इस शाफ्ट को जो पावर मिली हुई है, जो शाफ्ट इस पुली के साथ कनेक्ट है, वो पावर मान लीजिए पी नॉट है, और वो कितनी है, वो है मान लीजिए हमारे पास सम टॉर्क टाउ नॉट इंटू, या टाउ वन लिख लो, सम टॉर्क टाउ वन इंटू ओमेगा वन। ये पावर इस पुली के पास है, ठीक है। तो यही पावर जो होगी, ये हमारी होगी टाउ टू इंटू ओमेगा टू, वही पावर यहां पे भी होगी। अगर मैं मान के चल रहा हूं कि भाई ये पूरा कोई स्लिपिंग नहीं हो रही, बेल्ट सीधे सीधे कनेक्ट है, तो यहां की पावर और यहां की पावर जो है, उतनी ही पावर ये यहां पे ट्रांसफर करेगा। अगर यहां पे कोई हम लोड कनेक्ट करें या फिर यहां पे इस शाफ्ट के साथ कुछ और अटैच करें, तो जो पावर ट्रांसफर होगी यहां से यहां पे, वो इतनी पावर ट्रांसफर होगी, पावर कांस्टेंट रहेगी। तो आप जरा सोचिए, यहां पे टाउ वन इंटू ओमेगा वन कितना है, 100 इंटू 2 पाई बाई 60, यहां पे ये है, इज इक्वल टू टाउ टू इंटू ओमेगा टू, और ओमेगा टू कितना है, 2000 इंटू 2 पाई बाई 60, सही बात है भाई। अब जब देखो ये तो कट गया यहां से, तो टाउ टू की वैल्यू जो आएगी, इधर जो टॉर्क ट्रांसफर हुआ है, जो इसको टॉर्क मिलेगा, जो घुमाने की जो कैपेसिटी होगी, ठीक है, टेंडेंसी टू रोटेट समथिंग, वो जो यहां पे मिलेगी, वो कितनी आएगी बताओ जरा, वो आएगी टाउ वन इंटू 100 बाई 2000। इसका मतलब ये हो गया कि जो टॉर्क है ना इधर, वो कम हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, टॉर्क रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब जिस तरफ स्पीड बढ़ रही है ना, उधर आपका टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, जिधर आपकी स्पीड बढ़ रही है उधर कुछ तो कम होगा। एक चीज बढ़ाई है तो दूसरी चीज तो कम होनी चाहिए ना भाई, ठीक है। वो क्या चीज कम होगी, आपका टॉर्क कम हो जाएगा, ठीक है। अब आप ज्यादा, इसमें ताकत नहीं है चीजों को घुमाने की, टेंडेंसी टू रोटेट समथिंग इसकी कम हो जाएगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ऐसे ही आप गियर में भी कर सकते हो, बेल्ट की जगह गियर लगा दो। तो अगर हमने बड़े गियर के साथ छोटा गियर लगा दिया, सोचिए हमारे पास कोई बड़ा गियर है, उसके साथ हमने कोई छोटा गियर लगा दिया यहां पे, जैसे कि आपकी बाइक्स में होता है, और हम इस गियर को घुमा रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये भी साथ साथ घूमेगा। और अगर ये इसकी रेडियस मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 2 मीटर की है, और ये जो है ये 0.1 मीटर का है, ठीक है, ये 0.1 मीटर का है, रेडियस से कंपेयर कर रहा हूं। वैसे गियर में हमेशा टिथ से कंपेयर किया जाता है कि इस पे कितने टिथ लगे हुए हैं और इस पे कितने टिथ लगे हुए हैं, टिथ के रेशियो से कंपेयर किया जाता है। क्योंकि टिथ का एक तो भाई 2 गियर अगर एक साथ लगे हुए हैं तो उनका टिथ का जो लेंथ है वो तो बराबर ही होगी, ठीक है। तो आप सोचिए, अगर मैं एक टिथ की यहां पे लेंथ लूं तो वही लेंथ हमें यहां पे भी लेनी होगी। क्यों लेनी होगी बताओ, उतनी ही लेंथ हमें यहां पे भी लेनी होगी, तभी तो फंसेगा उसमें, ठीक है। तो अब आप सोचिए, अगर एक टिथ की लेंथ जो है वो L1 है, एक टिथ यहां से यहां तक L1 घेर रहा है, तो यहां पे कितने टिथ होंगे टोटल, यहां पे होंगे 2 पाई R1 अपॉन L1। टोटल लेंथ निकाल लो, ये 2 पाई R1 अपॉन L1। ये जो है इतने टिथ हो गए, N1 हो गए, नंबर ऑफ टिथ ऑन दिस। और इसमें जो नंबर ऑफ टीथ आएंगे N2, वो कितने होंगे बताओ जरा, वो होंगे 2 पाई R2 अपॉन
L1, यहां पे भी लेंथ L1 ही रखोगे भाई, ठीक है। अब बताओ अगर मैं टिथ का रेशियो निकालूं N1/N2, यह है मेरा टिथ रेशियो, टिथ रेशियो, तो टिथ रेशियो क्या बन जाएगा, R1/R2 ही तो हो जाएगा। तो गियर में मेनली क्या देखा जाता है, टिथ रेशियो देखा जाता है। गियर्स में, गियर्स जब भी लगाए जाते हैं ऐसे, उनमें टिथ रेशियो देखा जाता है कि कितने टिथ इस पे हैं, कितने टिथ इस पे हैं। वो बेसिकली वो रेडियस का ही रेशियो होता है, ठीक है, समझिए इस चीज को। तो मैंने आपको बताया कि सोचिए अगर ऐसे बड़े गियर के साथ छोटा गियर हमने अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगेन इसकी स्पीड राइज हो जाएगी। अगर ये ओमेगा होगा, ठीक है, तो ये 20 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा भाई, ये 20 टाइम्स ओमेगा हो जाएगा, इतनी तेजी से रोटेट करेगा। लेकिन एक दिक्कत हो जाएगी, इसकी जो शाफ्ट होगी ना, इस गियर की जो शाफ्ट बनेगी, वो चीजों को फिर घुमा नहीं पाएगी। रोटेट होने की जो टेंडेंसी है ना, रोटेट करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, टॉर्क कम हो जाएगा, टॉर्क कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर टॉर्क की क्या जरूरत होती है, टॉर्क भाई घुमाने की टेंडेंसी होती है ना किसी भी चीज को, तो घुमाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। अब सोचिए आपकी बाइक है, आप बाइक राइड कर रहे हो, तो क्या होगा, जब आप फ्लैट सरफेस पे चलते हो तो आपको स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है, आपको घुमाने की टेंडेंसी टायर को ज्यादा जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी भी टायर को घुमाने की टेंडेंसी मिल जाएगी तो टायर अपने आप घूम जाएगा फ्लैट रोड पे। तो जब भी आपको फ्लैट रोड करना होता है तो आप गियर चेंज करते हो बाइक का, और आप हायर गियर में जाते हो। हायर गियर का मतलब होता है हायर स्पीड पे जाते हो आप, मतलब बड़े टिथ रेशियो से, बड़े टिथ से छोटे टिथ के साथ आपकी जो टायर की जो पुली है, वो टायर का जो चक्का है वो छोटे गियर पे कनेक्ट हो जाता है, बड़े गियर के साथ छोटा गियर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। जब आप गियर चेंज करते हो, हायर गियर पे जाते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ जाती है टायर की, ठीक है, इससे आपकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन उससे आपके जो टायर के पास जो टॉर्क है ना, वो ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि टायर को जो घुमाने की जो टेंडेंसी है ना, जो इस केस में जब आप हायर गियर पे जाते हो मोटर में, तो घुमाने की जो टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि आप तो फ्लैट रोड पे चल रहे हो, तो फ्लैट रोड पे आपको उसकी जरूरत नहीं होती, या आप ढलान पे आते हो तब भी आपको जरूरत नहीं होती उसकी। लेकिन जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हो, जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हो, तब तो आपको टायर पे ताकत होनी चाहिए ना घुमाने की, समझिए। तो उस केस में क्या होगा फिर बताओ, उस केस में आप छोटे गियर पे चढ़ नहीं पाओगे चढ़ाई पे, क्योंकि उस टायर के पास जो उसका टायर है उसके पास घुमाने की ताकत ही नहीं है, टॉर्क ही नहीं है उसके पास इतना। तो उस केस में क्या करना होगा फिर आपको, उस केस में छोटे गियर पे आना पड़ेगा आपको। बाइक का गियर चेंज करते हो ना आप, ठीक है, आप छोटे गियर पे आते हो, मतलब आप जो है ना इसके साथ बड़ा चक्का लगाते हो भाई। ये टिथ इधर जो है ना स्पीड कम होनी चाहिए, फिर उससे फिर टॉर्क ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है। जो इधर की स्पीड है उससे कम स्पीड होनी चाहिए फिर आपकी इधर, ठीक है, या रिलेटिवली कम होनी चाहिए। जो पहले बहुत ज्यादा हाई स्पीड थी, सोचिए पहले आपका इंजन जो है वो 100 आरपीएम पे चल रहा है, आपके इंजन जो है वो 100 आरपीएम पे चल रहा है। जब आपका फ्लैट रोड होगा तो यहां पे 2000 आरपीएम आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्लैट रोड पे 2000 आरपीएम आपको मिल जाएंगे अगर आप छोटे गियर के साथ लगा रहे हो तो। लेकिन जब आप चढ़ाई पे जाते हो तो आपको 2000 आरपीएम अगर आप लोगे तो टॉर्क नहीं डेवलप हो पाएगा उतना। फिर आपको क्या करना होगा, इसको कम करना होगा। कितना कम करना होगा, मे बी 150 आरपीएम पे ले आओ, ठीक है। और 150 आरपीएम पे लाने के लिए क्या करना होगा आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा, बड़े उस पे आना होगा, ठीक है, समझ गए मेरा पॉइंट। उससे क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको छोटे गियर पे आना होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ आया कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस तरीके से स्पीड बढ़ा रहे हो तो आपका टॉर्क कम हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ। अब इसी चीज को एक एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व करते हैं। यहां पे हमारे पास एक मोटर है और मोटर की शाफ्ट के साथ हमने पुली को कनेक्ट किया हुआ है। इस मोटर से हम लार्ज आरपीएम ले सकते हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि यह मोटर लार्ज टॉर्क नहीं डेवलप कर सकती। इसके रोटर पे हमें ज्यादा टॉर्क नहीं मिलेगा। तो कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब हमें ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, ज्यादा आरपीएम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो उसके लिए या तो आपको इस मोटर शाफ्ट के साथ गियर सिस्टम कनेक्ट करना होगा या फिर आपको पुली बेल्ट सिस्टम कनेक्ट करना होगा। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जहां पे आपको आरपीएम कम चाहिए, टॉर्क ज्यादा चाहिए। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप मॉल जब घूमने जाते हो तो वहां पे आपने एस्केलेटर्स देखे होंगे। तो उन एस्केलेटर पे लोग चढ़े होते हैं और नीचे से ऊपर उनको पहुंचाया जाता है। तो जो एस्केलेटर होता है उस पे उसकी स्पीड आपने कभी देखी हो, वो ज्यादा तेज नहीं होती, लेकिन उसके पीछे जो रोलर लगे हुए हैं जो उसको घुमा रहे हैं वो ज्यादा टॉर्क पैदा कर रहे हैं। टेंडेंसी टू रोटेट समथिंग, वो टेंडेंसी उनके पास बहुत ज्यादा होनी चाहिए।
मतलब टॉर्क ज्यादा चाहिए, स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए। सिमिलरली जो आपने लिफ्ट देखी है, जब उसमें बंदे लिफ्ट के अंदर आते हैं तो उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है और हमें वेट को नीचे से ऊपर उठाना होता है, लिफ्ट करना होता है वेट को। तो इन दैट केस ऑल्सो हमें स्पीड ज्यादा नहीं चाहिए, हमें टॉर्क ज्यादा चाहिए, क्योंकि उस लिफ्ट के साथ जो स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है, वो एक स्ट्रिंग जो है वो एक पुली के ऊपर रोल होती है और उस पुली को एक मोटर घुमा रही होती है। तो वहां पे हमें टॉर्क की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ना कि स्पीड की। तो ऐसे ही और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि आपने एयर कंप्रेसर देखे हो। एयर कंप्रेसर में क्या होता है, एक टैंक के अंदर हम कंप्रेस्ड एयर डालते हैं, तो वहां पे आपका जो है मोटर की जो आरपीएम होती हैं वो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें टॉर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम टॉर्क को बढ़ाने के लिए बेल्ट पुली सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या गियर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हमने बेल्ट पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया है। आप क्लियरली देख सकते हो, जो मोटर की शाफ्ट है उसके साथ हमने एक छोटी पुली और एक बड़ी पुली कनेक्ट की है। ये बड़ी पुली को बाद में देखेंगे, फिलहाल जरा इस छोटी पुली को देखिए। हमने इस छोटी पुली पे एक बेल्ट को कनेक्ट किया है और वो जो बेल्ट है वो बड़ी पुली के साथ यहां पे कनेक्टेड है। तो उससे होगा ये कि जब ये रोटेट करेगी तो इसके आरपीएम ज्यादा होंगे, लेकिन इसके आरपीएम कम होंगे। ये स्लो रोटेट करेगी और उसका एक बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि इस पुली पे टॉर्क ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर आपको वेट को लिफ्ट करना है तो आप यहां से कर सकते हो, इस पुली की हेल्प से वेट को लिफ्ट कर सकते हो। कैसे लिफ्ट करोगे, आप देख सकते हो यहां पे इस पुली के साथ मैंने एक और पुली कनेक्ट की हुई है और उस पुली के ऊपर कुछ स्ट्रिंग हमने अटैच की हुई है। तो उस स्ट्रिंग को मैं वेट के साथ कनेक्ट करूंगा और फिर जब ये पुली घूमेगी तो ये वाली पुली भी घूमेगी और उसके साथ वो स्ट्रिंग को अपने ऊपर लपेटती चली जाएगी और नीचे का जो वेट है वो लिफ्ट होगा। तो यहां से वो इजीली वेट को लिफ्ट कर लेगी, क्योंकि यहां पे टॉर्क ज्यादा है, यहां पे स्पीड कम है। अगर उतना ही वेट मैं इधर लगा दूं, डायरेक्टली अप्लाई कर दूं, तो आप देखिएगा कि ये शायद लिफ्ट ना कर पाए उतने ही वेट को। अगर आप डायरेक्टली यहां पे लगा रहे हो तो, इस पुली पे डायरेक्टली उतना ही वेट लगा रहे हो तो क्या पता लिफ्ट ना कर पाए। दूसरा, आप एक और चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आता है कि सर ये बड़ी पुली डायरेक्ट हमने यहां पे क्यों नहीं कनेक्ट कर दी। अगर इस बड़ी पुली को डायरेक्ट यहां पे अगर हम कनेक्ट कर देते और फिर मोटर से वेट को डायरेक्टली लिफ्ट करते, हमें ये पुली मैकेनिज्म बनाने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्टली इस बड़ी पुली को यहां पे लगा देते और वेट को स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्ट कर देते यहां पे और लिफ्ट करने की कोशिश करते। तो वो क्यों नहीं किया आपने। अगर आप डायरेक्टली बड़ी पुली को यहां पे लगाते हो, जो कि हमने ऑलरेडी यहां पे लगा रखा है, और इससे जब आप वेट को लिफ्ट करते हो तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी, आप लिफ्ट कर ही नहीं पाओगे। उसके पीछे भी कारण को हम देखेंगे कि डायरेक्टली हमने यहां पे बड़ी पुली क्यों नहीं कनेक्ट की। दूसरा, यहां पे एक और सवाल है, वो ये कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये बड़ी पुली के साथ हमने एक और छोटी पुली को कनेक्ट किया है और उस पर स्ट्रिंग को लगाया है। हमने यहां पे छोटी पुली क्यों कनेक्ट की है। इतने ही साइज की एक और पुली कनेक्ट कर देते यहां पे और उससे हम वेट को लिफ्ट कराते, वो ज्यादा आसान होता कि ये छोटी पुली से वेट को लिफ्ट कराना ज्यादा आसान है। असल में यहां पर टॉर्क हमें ज्यादा मिल गया है, बट तब भी आप छोटी पुली से वेट को लिफ्ट कीजिए, इसके साथ एक छोटी पुली को और कनेक्ट कीजिए और उसकी हेल्प से वेट को लिफ्ट कीजिए, वो ज्यादा आसान होगा। क्यों ज्यादा आसान होगा वो देखते हैं। हमेशा जब भी आपको लिफ्ट करना हो तो छोटी पुली से लिफ्ट करें, बड़ी पुली से लिफ्ट मत कीजिएगा। इवन आपने कई बार देखा होगा कि जो मोटर होती है हमारी, जब वो किसी दूसरे बड़ी पुली के साथ कनेक्ट होती हैं वाया सम बेल्ट मैकेनिज्म, तो मोटर के ऊपर हमेशा छोटी पुली यूज होती है और बड़ी पुली जो है वो दूसरी चीज पे लगती है जहां पे हमें ज्यादा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। मोटर पे हम ज्यादातर केसेस में छोटी पुली का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका भी कारण आपको यहां से पता चलेगा इस एक्सपेरिमेंट से। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको आरपीएम चेक करा देता हूं कि इसकी आरपीएम ज्यादा होंगी, इसकी आरपीएम कम होंगी। तो यहां पे हमने 1 वोल्ट मेंटेन किया है, 1 वोल्ट हम इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि आरपीएम जो है वो कितना कम ज्यादा है। दूसरा, इसमें हमने जो इसकी फिक्सिंग की है उसमें थोड़ा बहुत सेंटर से थोड़ा बहुत आउट चली गई हैं चीजें, तो इसमें बबलिंग थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी, तो वो आप थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे आरपीएम जो है वो काफी ज्यादा है, यहां पे आरपीएम काफी कम है। लेकिन अच्छी बात यहां पे टॉर्क आपको जो है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे टॉर्क काफी ज्यादा हो गया है। जितने रेशियो से आरपीएम कम हुआ है उतने ही रेशियो से टॉर्क आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो चलिए अब जरा लिफ्ट करके देखते हैं लोड को। तो दोस्तों, हमारे पास सेटअप रेडी है। अब यहां पे हमने इस पुली के साथ स्ट्रिंग को अटैच किया है और स्ट्रिंग पे हमने 150 ग्राम को हैंग किया है।
अब हम 150 ग्राम को लिफ्ट करने जा रहे हैं एंड 0.9 वोल्ट हम यहां पे अप्लाई करेंगे मोटर पे। जरा देखते हैं कि ये लिफ्ट होता है या नहीं होता है। वैसे हमने चेक कर लिया है 0.9 से अगर हम कम कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्ली लिफ्ट नहीं हो पाता है। वैसे मैं आपको यहां पे बता दूं कि एग्जैक्टली पावर जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो रही इधर। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि यहां पे जो सेंट्रल एक्सिस है इसका, जो रोटर हमने बना रखा है, ये जो शाफ्ट हमने लगा रखी है इस तरफ, वहां पे फ्रिक्शन है उस शाफ्ट में। वैसे तो एक्चुअल में ये 0.6 वोल्ट पे ही लिफ्ट कर देना चाहिए था, 0.6 0.7 वोल्ट पे लिफ्ट हो जाना चाहिए था ये। बट प्रॉब्लम क्या आई है, एक तो बेल्ट के जो ट्रांसमिशन हो रहा है पावर का बेल्ट की हेल्प से, वो सारा का सारा नहीं हो पा रहा, बिकॉज कुछ फ्रिक्शन में भी यूज हो गया है, कुछ इधर भी फ्रिक्शन है, कुछ इधर भी फ्रिक्शन है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमें यहां पे फेस हो रही है, इसलिए हमें 0.9 वोल्ट पे आना पड़ा है। तो चलिए अब जरा मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं एंड देखते हैं कि ये लिफ्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। 0.9 वोल्ट में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो ओके, आपने देखा, अब देखिए जब असल में वापस आना चाहिए था, वो इसलिए बिकॉज फ्रिक्शन की वजह से प्रॉपर रोटेट नहीं हो पा रहा है। मैंने अभी यहां पे रोक दिया इसको, जैसे ही ऊपर गया था मैंने इसको रोक दिया था। अब ये आइडली पूरा नीचे जाना चाहिए था, बट यहां पे जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से क्या हुआ है, ये वापस नहीं आ पा रहा है, घूम नहीं पा रहा प्रॉपरली, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बट एनीवे 0.9 वोल्ट पे ये लिफ्ट कर रहा है। अब यहां पे एक कंसेप्ट को समझिए, जो हमारा ये वेट है इसकी वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन आई होगी, क्योंकि हम एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको लिफ्ट कर रहे हैं, तो एक टेंशन आई होगी। वो टेंशन इस स्ट्रिंग पे नीचे की तरफ लग रही है। तो जो इसकी सेंट्रल एक्सिस है उससे उस स्ट्रिंग की कुछ डिस्टेंस है बाहर की तरफ, रेडियल डिस्टेंस है, और यहां पे टेंशन लग रही है। ये सेंट्रल एक्सिस है, यहां पे टेंशन लग रही है। तो बीच की जो डिस्टेंस है, आर बोल सकते हो आप उसको, आर इंटू टी करोगे तो टॉर्क की वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब है इसको लिफ्ट करने के लिए आर इंटू टी इतना टॉर्क यहां पे होना चाहिए, तभी ये लिफ्ट हो पाएगी। अब जरा सोचिए, अगर मैं इस डिस्क को और छोटा कर देता, यहां पे इस डिस्क को थोड़ा छोटा कर देता, तो क्या होता? तो आपको कम टॉर्क चाहिए होता यहां पे उसको लिफ्ट करने के लिए। इसका मतलब जितना डिस्क छोटी होगी उतना हमारे लिए फायदा होगा, लिफ्ट करना हमारे लिए आसान होगा। अगर मैं यहां पे एक और बड़ी पुली लगा देता, जितना साइज की ये है उतनी ही साइज की यहां पे एक और पुली लगाता और उससे स्ट्रिंग लगा देता, तो फिर इस वेट को लिफ्ट करना हमारे लिए रिलेटिवली मुश्किल होता, हमें ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करनी होती, हमें ज्यादा टॉर्क की यहां पे रिक्वायरमेंट होती। इसलिए जब भी आपको कोई चीज लिफ्ट करनी होती है, वहां पे छोटी पुली का इस्तेमाल कीजिए, बेशक पीछे बड़ी पुली का यूज कर लीजिए। जो आपने टॉर्क इधर लेके आए हो, छोटी यहां से छोटी पुली से बड़ी पुली आपने किया है, आरपीएम यहां पे कम कर दिए हैं, तो यहां पे टॉर्क बढ़ गया है। बट उसके बाद लिफ्ट करने के लिए आप फिर से छोटी पुली का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि फिर आपको कम टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आपको समझ आया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हमने ये बड़ी पुली को डायरेक्ट इधर क्यों नहीं लगा दिया? अब अगर बड़ी पुली को डायरेक्ट हम इधर लगा देते तो क्या हम इसको लिफ्ट कर पाते? जरा चेक करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और अब इस स्ट्रिंग को इस बड़ी पुली पे मैं कनेक्ट करूंगा और देखते हैं कि बड़ी पुली पे कनेक्ट करने से क्या हम इसको लिफ्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, और लिफ्ट कर पाते तो कितनी वोल्ट से लिफ्ट कर पाएंगे। फिलहाल तो 0.9 वोल्ट से लिफ्ट कर पाए हैं हम। अब चलिए इसको जरा वापस इधर की तरफ लगाते हैं और देखते हैं कि लिफ्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों हम इस सेटअप में रेडी हैं। इस बार हमने जो लोड लगाया है जिसको हमें लिफ्ट करना है, वेट जो हमने कनेक्ट किया है वो डायरेक्टली मोटर शाफ्ट पे ही कनेक्ट कर दिया है और बड़ी पुली पे कनेक्ट किया है। तो हम जो बड़ी पुली हमने बेल्ट से कनेक्ट थी उसको हटा के डायरेक्ट मोटर शाफ्ट पे बड़ी पुली लगा दी है। देखते हैं कि उतनी ही वोल्ट पे, लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 0.90 वोल्ट पे लिफ्ट कर दिया था इसने, जब हमने एक छोटी पुली के साथ बड़ी पुली को वाया बेल्ट कनेक्ट किया हुआ था। 0.90 वोल्ट पे इजीली वेट को लिफ्ट कर दिया था। अब जरा देखते हैं कि 0.90 वोल्ट पे ये लिफ्ट कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। मैं जरा सप्लाई को ऑन कर रहा हूं यहां से। ओके, आपने देखा कि एक बार ये घूमी जरूर है बट ये लिफ्ट नहीं कर पा रही है। तो क्लियरली उतनी ही वोल्ट पे अब ये टॉर्क डेवलप नहीं कर पा रही है 150 ग्राम्स को लिफ्ट करने के लिए। तो अब हमें करना ये होगा कि अगर आपको इसको लिफ्ट करना है तो यहां पे फिर वोल्टेज ज्यादा करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी वोल्टेज, सो दैट इसमें वो जो टॉर्क है वो डेवलप हो सके।
तो अब एक काम करते हैं, इसकी वोल्टेज को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं एंड जरा वोल्टेज को इंक्रीज करके फिर से इसको सप्लाई को ऑन करते हैं, देखते हैं कि ये लिफ्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। इस बार हम 2.10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं और ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, जब हम 2.10 से कम वोल्टेज कर रहे हैं तो ये लिफ्ट नहीं कर पा रही है मोटर। तो आप देख सकते हो कि 0.90 पहले था, जब हमने बेल्ट से कनेक्ट किया था तो 0.90 पे लिफ्ट कर पा रहा था, लेकिन इस बार 2.10 पे लिफ्ट करेगा। तो जैसे हम इसको सप्लाई को ऑन करेंगे ये लिफ्ट होगा और यहां पे जैसे ही पहुंच जाएगा मुझे सप्लाई को या तो ऑफ करना होगा या कम करना होगा, क्योंकि अगर मैंने कंटिन्यूअसली सप्लाई को ऑन रखा तो यहां से लिफ्ट होते हुए इसमें ये उलझ सकता है। तो इसको थोड़ा ध्यान से हमें करना होगा कि जैसे ही आपका जो ब्लॉक है या वेट जो है वो यहां तक आ जाए, उसके बाद हमें वोल्टेज को थोड़ा सा डाउन करना होगा सो दैट वो वहां पे रुक सके या वापस आराम से जा सके। क्योंकि जैसे आप सप्लाई को कम कर दोगे तो उतने को ये होल्ड नहीं कर पाएगी मोटर और धीरे धीरे वो मास जो है वापस से नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। अब जरा मैं आपको टर्न ऑन करता हूं, इसकी सप्लाई को जरा टर्न ऑन करता हूं, देखता हूं कि ये लिफ्ट कर पाता कि नहीं कर पाता। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो चलिए जरा शुरू करते हैं एंड ये मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो फिलहाल आपने देखा कि जैसे ही मैंने यहाँ पे 2.10 से 1.10 किया, 1 वोल्ट के स्टेप पे मैं आ गया था, तो इतना टॉर्क नहीं डेवलप कर पा रही थी, वो असल में पहुंचने के बाद मैंने डाउन किया है। तो आपने देखा कि 2.10 पे लिफ्ट कर पा रही है इजीली। तो उतने ही वेट को लिफ्ट करने के लिए इस बार ज्यादा वोल्टेज की जरूरत है, ज्यादा पावर की जरूरत है, आपको पीछे से पावर ज्यादा देनी होगी। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि पिछले केस में आपका लोड अगर ज्यादा होता, जरा सोचिए पिछले केस में अगर ज्यादा लोड होता, ये तो क्योंकि 150 ग्राम्स ही हमारे पास, अभी हम तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, लेकिन जब आप हैवी लोड को लिफ्ट करते हो तो आपको पहले से ही काफी ज्यादा वोल्टेज, इसकी जो रेटेड वोल्टेज होती है वो अप्लाई करके रखनी पड़ेगी मोटर पे। और उस केस में हमने बेल्ट पुली सिस्टम का यूज कर रखा है और बेल्ट पुली सिस्टम के केस में लिफ्ट कर पा रही है हैवी वेट को। अब वो अगर हैवी वेट डायरेक्टली आप यहां पे लगाते हो तो इस केस में वोल्टेज को तो इवन डबल से भी ज्यादा करना पड़ेगा आपको, और ऐसे केस में ये पॉसिबिलिटी है कि मोटर जो है वो जल जाए, बर्न आउट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप सोचिए पिछले केस से डबल से भी ज्यादा वोल्टेज आपको अभी अप्लाई करनी पड़ रही है उतने ही वेट को लिफ्ट करने के लिए। तो यहां पे आप डायरेक्ट अगर लगा दोगे तो ये दिक्कत आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, अगर मुझे यहां पे अगर डायरेक्टली लगाना भी है, वेट को लिफ्ट करना भी है, अगर डायरेक्टली सोचिए, इनकेस अगर मुझे पुली सिस्टम नहीं लगाना है, तो फिर मुझे यह करना होगा कि यहां पे जो पुली ये लगा रखी है इसको छोटा करना होगा। अगर आप इसको छोटा कर दोगे ना तो उससे होगा ये कि आपकी जो सेंट्रल एक्सिस है उससे जो स्ट्रिंग की जो डिस्टेंस है, जो टेंशन जहां पे अप्लाई हो रही है, वो जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से जो टॉर्क रिक्वायर्ड होगा टू लिफ्ट द वेट वो भी कम हो जाएगा और आपको कम वोल्टेज अप्लाई करनी होगी, कम पावर पे ही, कम वोल्टेज पे ही आप जो है इजीली लिफ्ट कर लोगे। तो इसका मतलब अगर इसी केस में डायरेक्ट जो मैंने यहां पे शाफ्ट लगा रखी है, इस केस में भी अगर मैं पुली को छोटा कर दूं, बिल्कुल ही छोटा कर दूं, तो मैं क्या पता यहां से भी वेट को लिफ्ट कर सकता हूं। चलिए जरा छोटी पुली पे इसको स्ट्रिंग को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि यहां पे पॉसिबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, डायरेक्टली मोटर जो है वो लो वोल्टेज पे लिफ्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसको जरा ऑब्जर्व करते हैं। इस बार हमने स्ट्रिंग को छोटी पुली से कनेक्ट कर दिया है और ये जो पुली है ये मोटर की शाफ्ट से डायरेक्टली कनेक्ट है, आप क्लियरली देख भी पा रहे होंगे। 150 ग्राम्स को लिफ्ट करने के लिए अब हमें 2.10 वोल्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो यहां पे टेंशन आएगी स्ट्रिंग में, उस टेंशन की वजह से जो एक्सल से जो डिस्टेंस है वो क्योंकि छोटी हो गई है, तो जो टॉर्क डेवलप होगा वो कम डेवलप होगा। मतलब जो टॉर्क रिक्वायर्ड है टू लिफ्ट दैट वेट इज लेस नाउ, क्योंकि आपका आर जो है वो छोटा हो गया है, तो मोटर को अब कम टॉर्क डेवलप करना होगा उसको लिफ्ट करने के लिए। तो इसका मतलब कम वोल्ट पे ही वो टॉर्क डेवलप हो जाएगा और मोटर इजीली इस लोड को लिफ्ट कर देगी। अब हम ऑलरेडी इसको चेक कर चुके हैं, अब 0.90 वोल्ट पे ही आपका मोटर जो है इस वेट को लिफ्ट कर देगी। जरा देखिएगा, मैं जरा इसको ऑन कर रहा हूं एंड अगेन मुझे यहां से वोल्टेज को एकदम से कम करना होगा। जैसे ही ये हाइट पे आ जाता है तो मुझे वोल्टेज को थोड़ा कम करना होगा। तो मैं एक बार जरा इसको ऑन कर रहा हूं। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। ओके, तो आपने देखा कि किस तरह से जो है ये लिफ्ट हुआ है। मैं थोड़ा वोल्टेज को अच्छा खासा कम कर देता हूं। हाँ, अब आप देख पा रहे होंगे ये वोल्टेज जो है अच्छी खासी लेस हो गई है
एंड इसको यहीं पे रोके रखते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, लेकिन अब आपको यहां पे एक डाउट आएगा, और डाउट यह आएगा कि सर 0.90 वोल्ट पे ही जब आपने बेल्ट पुली सिस्टम कनेक्ट किया हुआ था तब भी आपको इतनी वोल्ट चाहिए, और अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो, छोटी पुली कर देते हो तो भी 0.90 आपको लग रहा है, तो फिर फायदा क्या हुआ? जो ये हमने बेल्ट के थ्रू इसको कनेक्ट किया था उसका फायदा क्या हुआ? यहां पे भी तो 0.90 है। देखो पहली बात तो ये समझिए, यहां पे जो पुली थी ये वाली जिसके ऊपर हम स्ट्रिंग लगा रहे थे, इसकी रेडियस इससे ज्यादा है। अगर सेम रेडियस में लेता यहां पे, इतनी जितनी रेडियस की ये पुली है उतनी ही रेडियस अगर मैं यहां पे लेता तो क्या पता 0.8 पे ही लिफ्ट हो जाता, यहां पे कम वोल्टेज की जरूरत पड़ती, ठीक है। दूसरा, ये जो मैंने पुली बनाई थी जो इसके साथ हमने कनेक्ट की थी, इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है। यहां पे जो शाफ्ट है ना, ये बहुत प्रॉपर हमने नहीं बना रखी, इसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वजह से ये इसको घूमने नहीं दे रही। तो अगर मैं उसको भी मिनिमाइज कर देता तो क्या पता 0.6 वोल्ट पे ही इस केस में लिफ्ट हो जाता, ठीक है। तो आप ये मत समझिए कि वहां पे भी उतना ही है और यहां पे भी उतना है, यहां पे उल्टा ज्यादा आपको, इवन छोटी रेडियस भी हमने कर दी इस पुली से, तब भी हम 0.9 ही दे पा रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ, समझिए। यहां पे तो इवन 0.6 वोल्ट पे भी हम कर सकते हैं अगर हम इन फ्रिक्शन को छोटा कर दें, और इसकी जो पुली की जो रेडियस है जिस पे हमने स्ट्रिंग लगाई थी उसको भी अगर इसके बराबर कर दें तो हमें एक बहुत ही कम वोल्टेज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो आई होप आपको ये समझ आया। तो यहां से हमें यह क्लियर होता है कि जब भी आप मोटर के साथ कोई लोड को कनेक्ट करते हो या फिर मोटर की हेल्प से कोई वेट को लिफ्ट करते हो, तो मेक श्योर कि आप टॉर्क की वैल्यू को बढ़ाइए। और टॉर्क को कैसे बढ़ाओगे? बेल्ट पुली सिस्टम से। तो बेल्ट पुली सिस्टम से टॉर्क को आप बढ़ा सकते हो, आरपीएम को कम कर सकते हो। दूसरी बात, जब आपको स्ट्रिंग अटैच करनी होगी तो बड़ी पुली पे स्ट्रिंग मत अटैच कीजिए। जितनी छोटी पुली होगी उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, जितनी रेडियस छोटी होगी पुली की उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि छोटी पुली पे सेम लोड को, सेम वेट को लिफ्ट करने के लिए कम टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, और उतना टॉर्क मोटर जो है वो इजीली डेवलप कर देगी। ज्यादा बड़ी साइज की पुली करोगे तो आपको दिक्कत होगी। आई होप आपको समझ आया। जितने भी आपके लोड कनेक्ट होते हैं पुली के थ्रू मोटर से, आपने देखा होगा कि मोटर की जो शाफ्ट पे जो पुली लगी होती है वो छोटी होती है, उसको हमेशा हम छोटी रखते हैं। उसके पीछे का कारण यही है कि मोटर शाफ्ट पे जो पुली होगी अगर उसको आप बड़ा करते हो तो दिक्कत यह आएगी कि उससे टॉर्क बढ़ जाता है, जो टॉर्क रिक्वायर्ड है मोटर से वो बढ़ जाता है। मोटर को जबरदस्ती ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी लिफ्ट करने के लिए चीजों को। तो मोटर शाफ्ट से हमेशा छोटी पुली कनेक्ट कीजिए। इवन अगर आपको बेल्ट पुली कनेक्ट भी करना हो तो पहले मोटर पे छोटी पुली करो और छोटी से फिर बड़ी पे ले जाओ, बड़ी पुली पहले ही मोटर पे मत करो। आई होप इस एक्सपेरिमेंट से कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। बाकी आप गियर सिस्टम भी यूज कर सकते हो। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो गियर सिस्टम से भी हम चीजों को दिखाएंगे, एंड पुली को भी थोड़ा बहुत और डिस्कशन करेंगे। कुछ आरपीएम के वेरिएशन को भी जरा हम देखेंगे अगली क्लास में विद एक्सपेरिमेंट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।